नमस्कार, स्वागत है पीएससी में, जहां आज हम डिप्लोमा का पहला वीडियो लेकर के आ रहे हैं चैप्टर वाइज। जिसमें हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। इसमें हम अभी जानेंगे बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातें जो हमने 9वां 10वां में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से छोटी छोटी बातें हमारा टॉपिक है। इसका मतलब क्या है कि हम जो पिछले क्लास में जो पढ़े हैं 9th और 10th में, उसके ही बेसिस पे हमारा केमिस्ट्री में जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको रिकॉल करना है, वो सारी चीजों को हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चीज है कि पदार्थ किसे कहते हैं या पदार्थ क्या है। तो देखिए, हम लोग जिसका फिजिक होता है, मतलब जिसका कोई रूप होता है, जिसका वजन होता है, भार होता है और वो स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर यानी कि पदार्थ कहते हैं। मैटर हर एक वो चीज है, जैसे पत्थर है, पानी है, हवा है, लकड़ी है, लोहा है, घर के अनेकों सामान है। ऐसे चीजें जिसको हम जिसका कोई द्रव्यमान हो, कोई स्थान घेरे, हम उस चीज को क्या कह सकते हैं? पदार्थ है। सामान्य बात में कह सकते हैं कि जो चीज दिखाई दे, छुई जा सके या जगह घेरे, वही क्या है? पदार्थ है। पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो हम दो भाग में कर सकते हैं, उसकी अवस्था के कारण से। एक होगी उसकी भौतिक और एक होगी उसकी रासायनिक। तो जब पदार्थों का वर्गीकरण हम करते हैं तो भौतिक अवस्था जो होती है वो बताती है कि कितने उसका भौतिक अवस्था है। तो हमने बेसिकली जो जाना है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन अवस्था जो मुख्य रूप से होती है। चौथा अवस्था हमने नाम सुना था उसका प्लाज्मा। ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है, ये चौथी अवस्था है किसी मैटर का। और पांचवी जो अवस्था होती है BEC, जिसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी अगर हम कहें कि पदार्थ कितने भाग में बटे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं, अगर भौतिक अवस्था के रूप में देखें तो पदार्थों को 5 भाग में बांटा गया है। लेकिन सामान्य रूप में जिसे हम देखते हैं वो 3 ही होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। चौथा हमारा प्लाज्मा और पांचवा हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यदि हम इसे इस रासायनिक रूप में देखें तो रासायनिक रूप में हम देखेंगे तो ये 2 भाग में होता है। एक होता है शुद्ध और एक होता है मिश्रण, या आप इसे अशुद्ध के रूप में समझ सकते हैं। शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ कितने होते हैं? तो शुद्ध पदार्थों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला नंबर तत्व और दूसरा नंबर यौगिक, है ना। तत्व किसे कहते हैं? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। लेकिन अभी तत्काल समझते हैं कि मिश्रण। मिश्रण को 2 भाग में बांटा गया है। एक है समांगी मिश्रण, एक है विसमांगी मिश्रण। होमोजीनस और हेट्रोजीनस। यहाँ एलिमेंट एंड कंपाउंड, इसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इतने रूपों में बांटा गया। समांगी में आपने 9वां क्लास में देखा होगा कि एक बिलियन पढ़ा होगा। तो जो बिलियन है, ये जो बिलियन है, बिलियन समांगी मिश्रण में आता है। रह गया विसमांगी। तो विसमांगी में क्या आते हैं? इसको निलंबन आप पढ़े होंगे, वो निलंबन आती है, और एक आती है कोलाइड। ये आपका विसमांगी मिश्रण में आता है। तो हमने पदार्थों के जो वर्गीकरण है वो हम लोग कर लिया कि किसके आधार पे किया? भौतिक अवस्था के आधार पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके अलावा रासायनिक जो कंपोनेंट है उसके आधार पर हमने बांटा इसको। तो इस पर मिश्रण हुआ और शुद्ध हुआ। शुद्ध 2 भाग में बट गया, तत्व और यौगिक। वही समांगी और विसमांगी में बट गया मिश्रण। जो समांगी भाग है उसको बिलियन कहते हैं। समांगी भाग में बिलियन समांगी आता है, और विसमांगी में 2 भाग आते हैं, इसको निलंबन और कोलाइड कहते हैं। यहां हमारा ये चीजें सिंपल जो थी वो खत्म हो गई। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब जो हमने सीखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें कुछ चीजें जो होती हैं वो पूछी जाती है डिप्लोमा के केस में। जैसे कि गतिज ऊर्जा 3 अवस्था में किसमें ज्यादा होती है। हालांकि ये हमेशा 3 ही अवस्था को लेकर के जिक्र किया जाता है। पिछले कुछ एग्जाम तक में इन्हीं 3 अवस्था का ही जिक्र किया गया है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो अगर कणों और कणों के बीच में यदि कंपन हो रहा है, आप एक बेसिक चीज जान जाइए कि कोई भी अवस्था हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, हर अवस्था में कण जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक स्तर पे कंपन करते हैं। अगर कंपन करते हैं कह सकते हैं, तो उसको एक दूसरे भाषा में कैसे गति करते हैं। और गतिज ऊर्जा जिस अवस्था में गति ज्यादा होगी उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इस बात को थोड़ा समझते हैं।
सॉलिड के कण जो होते हैं बहुत एक दूसरे से पास पास होते हैं, वहीं लिक्विड के जो कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। इसमें कंपन करने की क्षमता बहुत कम होती है, ये मिड में होती है और ये सबसे ज्यादा कंपन करती है। कंपन ज्यादा करती है नहीं, इसमें गति ज्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें गतिज ऊर्जा जो होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि गैस में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। घनत्व आप बेसिकली देखेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। घनत्व देखेंगे कि ज्यादा सॉलिड चीजों का भार होता है ज्यादा, तो घनत्व सिंपल चीज है, ठोस का ज्यादा होगा और सबसे कम गैस का होगा। अंतराण्विक बल क्या होता है, दो कणों के बीच लगने वाला बल, जिसके कारण से वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, वो सॉलिड में ज्यादा होता है। अगर इसमें ज्यादा होगा तो अंतराण्विक स्थान जो होगा वो कम होगा, क्योंकि एक दूसरे का अगर ज्यादा पकड़ेगा कसके तो चीजें में जो गैप होगी वो बहुत कम होगा, है ना। तो अगर हम ये बात कहें कि अंतराण्विक जो बल है वो सॉलिड में ज्यादा है, अंतराण्विक बल सॉलिड में ज्यादा है, तो अंतराण्विक स्थान गैस में ज्यादा होगा। यहां तक इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता, है ना। इलास्टिसिटी वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में होता है, और सबसे कम होता है गैस में। ससंजक बल और असंजक बल, जिसको एडहेसिव और कोहेसिव कहते हैं, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में होता है ससंजन बल। विसरण डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में होता है। ताप में अंतर के कारण, ताप में अंतर के कारण गैसों का गैसों में मिलना, गैसों का गैसों में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जो डिफ्यूजन की सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है। संपीडितता यानी कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम बोले कि सॉलिड को कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेयर लिक्विड, और उससे ज्यादा जो सबसे कम भार पड़ेगा वो होगा गैस में। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड में सबसे ज्यादा जो होती है वो एक दूसरे के पास होते हैं, तो उनको और कंप्रेस करना मुश्किल होगा, है ना। लिक्विड में थोड़ा कम होगा और गैस में बहुत ज्यादा होगा, यानी कंप्रेस करने की जो क्षमता होगी सबसे ज्यादा गैस में होगी, सबसे ज्यादा। ऐसे भी हम लोग सीएनजी का नाम सुने होंगे, इसका नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इस टॉपिक से अब आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक हमारा जो शुरू है उसका नाम है पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। एक बहुत बेसिक चीज है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, और रासायनिक परिवर्तन जिसे सामान्य विधि से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके। जैसे अगर हमारे पास कोई बर्फ है, उसको पानी में बदला जा सकता है, पानी से फिर बर्फ में बदला जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है ना। अगर हमने लोहा लिया, लोहा को पिघला दिया, पिघलना, तो भी क्या एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर वही कहें कि ये लोहा जो है उसमें जंग लग गया, लोहा में रस्टेड हो गया, रस्टिंग आ गया, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब लोहा से वो जंग जो है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गया, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है और उसे अब सामान्य रूप से वापस नहीं किया जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बहुत एक सिंपल सा चीज है। इसका एग्जाम्पल आप बहुत से चीजों पर दे सकते हैं, जैसे मान के चलिए मोमबत्ती ले सकते हैं। तो मोमबत्ती अगर पिघलेगा, मोमबत्ती का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना जो है, मोमबत्ती का जलना, यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वह जलना, किसी भी चीज का जलना अगर हो तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान का कोई भी अवस्था हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या वो गैस हो, अगर इसमें हम तापमान देते हैं तो तापमान देने से क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। अगर ये हम कोई चीज सॉलिड लिए हैं, अगर आप इसको हीट देते हैं, ताप देते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगी। जब दूर भागेगी तो उनका आकर्षण बल कमजोर होगा, इस दूर जा ही रही, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच का जो बल है वो छीन पड़ रहा है। तो हमने क्या समझा कि ताप अगर बढ़ता है तो आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा, है ना। ताप बढ़ने पर आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, कणों के बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर कण एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनके बीच का जो स्थान है वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और जब अगर दूर के बीच में अगर क्या होगा कि गति बढ़ जाएगी दूरी, तो उनमें क्या आ जाएगा, एक हीट देने से उनके पास वाइब्रेशन बढ़ जाती है। वाइब्रेशन बढ़ने का इन द सेंस कह सकते हो उसकी गति बढ़ जाती है।
तो उसमें गतिज ऊर्जा की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सेम चीज अगर कहें कि तापमान घटने पर क्या होगा इन तीनों अवस्था में, तो तापमान घटेगा तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा, कणों के बीच रिक्त स्थान भी कम हो जाएगा और गतिज ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यहां तक हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। तत्व, तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसे रासायनिक विधियों से अलग सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकते हैं। ये हम यूं कह सकते हैं कि सबसे जो छोटा भाग होता है एक शुद्ध रासायनिक पदार्थ है, इसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, इसमें कोई अलग प्रकार के परमाणु नहीं होता है। अब एक ही प्रकार के होने चाहिए, अभी समझेंगे इसको। जैसे हमने बोला कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या कर रहा है कि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु है और ये क्या है, तत्व है, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर ही तत्व का निर्माण होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगर हमने हाइड्रोजन सिर्फ लिया है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल मतलब इस पदार्थ में जितने कण होंगे वो सब किस अवस्था में होंगे, तो वो परमाणु की अवस्था में होंगे, परमाणु होंगे वो, है ना। तो एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, कोई अलग नहीं। हमने ऑक्सीजन लिया, इसमें सारे जो परमाणु होंगे ऑक्सीजन के होंगे। लेकिन वही यौगिक या अणु की बात करें तो पदार्थ का सबसे छोटा कण, हाँ इसमें एक दिक्कत है कि यह समान रूप से नहीं पाया जाता है प्रकृति में। लेकिन अगर अणु की बात किया जाए तो अणु स्वतंत्र रूप में रह सकता है एक अकेले, है ना, जिसमें रासायनिक गुण क्या होगा, मौजूद होगा। और यह एक या एक से अधिक समान या अलग अलग, समान या अलग अलग कहने का अर्थ है कि ये वो है, सिर्फ ऑक्सीजन है तो हम कह सकते हैं सर ये तत्व है। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन O2 है तो इसमें एक से ज्यादा तत्व हो गए, ऑक्सीजन के ही दो तत्व हो गए। अब यहां से क्या हो गया, ये अणु के रूप ले लिया, अणु बन गया ये। ऐसे ही अगर हम बोले कि CO2 तो देखिए ये अलग अलग परमाणुओं से है, एक परमाणु कार्बन के हैं और दो परमाणु ऑक्सीजन के हैं, तो भी एक प्रकार का क्या हो गया, अणु हो गया। ये हमारा बेसिक है कि तत्व और यौगिक है ना। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं और यौगिकों के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, ये याद रखने की बात है बस। तत्वों के अणु, अब मान के चलिए कोई एकल ही तत्व है जैसे हीलियम, है ना, उसके बाद नियोन, उसके बाद आर्गन, तो इस प्रकार के जो परमाणु के अणु हैं वो अकेले मिलते हैं, इसे किसी के और की आवश्यकता नहीं होता है और ये अकेले ही रहते हैं, तो ये एकल परमाणु हो गए, इसमें कोई अलग बात नहीं है। हाइड्रोजन प्रकृति में किस रूप में होते हैं, H2 के रूप में होते हैं, ऑक्सीजन O2 के रूप में होते हैं और नाइट्रोजन N2 के रूप में होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें दो परमाणु है, तो ये कैसे कहेंगे, द्विक परमाणु अणु है, ये द्विक परमाणु है। इसमें कितने परमाणु है, दो, इसमें कितने परमाणु है, एक, तो एक है तो एकल परमाणु, दो है तो द्विक परमाणु, और दो से अगर ज्यादा है, अगर दो से ज्यादा है तो दो के बाद त्रिक चौर ऐसा नहीं किया जाता, उसके लिए बहु कहा जाता है, पॉली, है ना, पॉली एटॉमिक। तो इसमें देखेंगे बहु परमाणु पे कौन आएंगे, तो बहु परमाणु में आप देख सकते हैं O3, ये दो से ज्यादा है तो ये O3 आ गया। P4 फास्फोरस 4 बॉन्ड बनाता है तो ये क्या हो गया, P4 हो गया। सल्फर S8 होता है, S8, सल्फर का जो आकृति बनावटी है वो इस प्रकार से होती है, इस तरह से होती है, इधर से जा करके इस प्रकार से, सॉरी इधर इस तरह से ये टोपी की तरह बनती है और इसको S8 बोलते हैं, मतलब सल्फर 8 परमाणुओं से बनता है तो इसको बहुपरमाणु कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, यौगिक के अणु। अब मान के चलिए कोई भी एक सूत्र ले लें, चाहे H2, ये यौगिक के अणु है, मतलब ये यौगिक का एक अणु है, जल के एक अणु का नाम है H2O, है ना, C6H12 और O6, ये किसका अणु, एक अणु है, तो ये हमारे ग्लूकोज, यूं कह सकते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज, ये तीनों का नाम क्या है, सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, ये समझ गए कि यौगिकों के अणु का मतलब होता है कि कोई एक यौगिक है उसका हमने एक अणु ले लिया, इसको बोलते हैं यौगिकों के अणु। अब आते हैं मिश्रण में, हमने मिश्रण को वहीं पर समझा दिया था कि मिश्रण को हमने क्या कितना भागों में बांट किया था, दो, लेकिन हमने उस समय पढ़ा नहीं था कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण क्या होता है कि मैंने कोई एक चीज लिया और दूसरे चीज में मिला दिया, कोई निश्चित अनुपात नहीं है कि इसको एक लेना है इसको दो लेना है, ये मिश्रण बन गया। अगर इससे भी अगर आसान चीजें हैं तो समझिए कि हमने कोई पदार्थ लिया है ना, कोई ABCD पदार्थ है और किसी दूसरे ABCD पदार्थ में इसको मिला दिया, अब इसमें 4 kg ले लिए, इसके 6 kg ले लिए और मिला दिए, तो इसका एक कोई फिक्स अनुपात नहीं कि 4 और 6,
जैसे भी ले सकते हैं, उसको मिश्रण कहते हैं किसी भी अनुपात में। जैसे हमने बोला कि घर में चीनी ले लीजिए और पानी ले लीजिए, इससे क्या बनता है? शरबत। अब हमने इसमें नहीं बताया था कि 1 टेबल स्पून लेना है या 2 लीटर पानी लेनी है। अब जितना लेंगे वो बनेगा तो शरबत ही। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी अनुपात में, इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, इसकी संरचना तय नहीं होती है। संरचना का मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई सूत्र वगैरह नहीं होगा। जैसे पीतल, कांसा, नाइक्रोम, इस प्रकार की चीजें क्या है? मिश्रण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है समांगी और एक होता है विसमांगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या होता है? समांगी का मतलब कि अगर हम उसको घोलें, मान के चलिए एक हमने बाल्टी लिया, उसमें चीनी और पानी का घोल लिया। अभी पानी और चीनी का घोलने के बाद अगर हम इसको कहीं से एक चम्मच उठाएं, चाहे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो उसका कोई संगठन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ जो मीठा है वही यहाँ होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो इसको बोलेंगे समांग मिश्रण। हमने पीतल बनाया, पीतल, तो जो पीतल बनाया तो पक्का मिश्रण है, लेकिन इसमें क्या रेशियो में मिलाया उसका तो पता नहीं था, क्योंकि मिश्रण हो गया। अब अगर उसके कहीं भी जांच करें उस पीतल के तो हम देखेंगे जो उसका वहां यहाँ का गुण है वो यहाँ का गुण है, दोनों सेम है, तो समांगी मिश्रण हो गया। अगर चीनी पानी की जगह हमने क्या किया, एक बालू ले लिया और पानी घोल दिया, अब ये नहीं घुलेगा, ये नीचे तली में ऐसे बैठ जाएगी। यानी इसको हम देख रहे हैं कि पानी यहां तक है लेकिन बालू नीचे बैठा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक दूसरे में प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी समांगी मिश्रण हो गया। समांग का होता है जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग सभी गुण एक समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रव का मिश्रण भी समांगी होता है, जैसे चीनी, पानी और उसमें नमक ऐसा का घोल, एल्कोहल तथा जल का घोल, और सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। विलयन क्या कहलाते हैं? हमने जस्ट बताया था कि जो घुल जाए पूरी तरीके से वो विलयन है, उसमें कोई एक कण न पता चले तो उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विसमांगी, जिस मिश्रण के प्रत्येक भागों एक गुण समान नहीं होते, जैसे चीनी और पानी मिलाए थे तो कहीं भी समान टेस्ट था, लेकिन वही पानी और तेल मिला दे तो तेल ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे हो जाएगा, तो ये विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। इसको छान या फलन से अलग करते हैं, इसको जो अलग करने की विधि होगी किसी सामान्य विधि होगी। अधिकांश मिश्रण क्या होते हैं? विसमांगी होते हैं। विलयन और अधिकांश मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। हमने बताया था कि मिश्र धातु तांबा और टीन, तांबा और जिंक, इस तरह की चीजें से पीतल और कांसा का निर्माण होता है, और क्या होता है उसमें? ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तत्व, अब तीनों का डिफरेंस यहाँ पे कर दिए हैं कि तत्व किसे कहते हैं? तो अकेले सूत्र होता है, जैसे फेरस, निकेल, कॉपर। यौगिक किसे कहते हैं? एक से अधिक सूत्र होगा, जैसे CO2, H2O, O2 भी ले सकते हैं। कोई सूत्र इसका नहीं होता है, तो मिश्रण का कोई भी सूत्र नहीं होता, जैसे शरबत का कोई सूत्र नहीं, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण की कुछ अलग करने की विधियां हम लोग अब आगे देखेंगे। क्या हमारे घर में कोई चीजें होती है उसको मिल जाती है तो उसे हम अलग करने कुछ विधियां अपनाते हैं। मान के चलिए घर में मटर है, मटर में कंकड़ मिल गया तो उसको चून करके अलग करते हैं ना। उसी प्रकार से अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज मिल जाए तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से अलग करेंगे, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो पहला विधि है रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन इसको कहते हैं। तो इसका अर्थ है किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके या उसको वाष्पीकरण करके, है ना, ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रवाकरण कहते हैं। अच्छा, इस रवाकरण से, है ना, किसको अलग किया जा सकता है? तो अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयव या संघटकों को, है ना, पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रवाकरण। प्रश्न इस प्रकार के आएंगे कि ठोस अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, उसके साथ ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा उसमें रवाकरण, तो इसका मतलब होगा ऑप्शन जो रहेगा वो रवाकरण। यहां तक ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो विधि है अलग करने की, उसका नाम है आसवन विधि, है ना। आपने क्लास 9, 8, 10 इस तरह के क्लासों में पढ़ा होगा कि नीचे एक प्रखनली, उसमें पानी और चीनी का घोल ले लीजिए या नमक का घोल ले लीजिए, फिर उसके पास बर्नर लगा दीजिए और इस पाइप को क्या करिए, इससे एक पाइप को कनेक्ट करके ऐसे और एक बर्तन जमा कर दीजिए। ये धीरे धीरे गर्म होगी तो भाप निकलेगा, भाप इसके होते 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 यहाँ ठंडा करने का कुछ पात्र रख दिया जाता था और यहाँ पानी आकर के जमा हो जाती थी, तो उसको भाप आसवन विधि कहते थे, है ना।
अब इसका नाम है आसवन विधि। तो किसी द्रव को पहले गर्म करके वाष्प में बदला जाता है, फिर वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में परिवर्तित किया जाता है। हमने जस्ट बोला था इसमें मिला हुआ पदार्थ है, इसको वाष्प में बदलेंगे, फिर ठंडा करके इस नए पात्र में जमा कर लेंगे। इसको कहते हैं वाष्प विधि, आसवन विधि। समुद्री जल जितना होता है, लवण वाला जल होते हैं, उसको हीट करके, उसको कूल करके इसी तरह से ठंडा किया जाता है ना। तो प्रश्न आएगा समुद्री जल को किस विधि से शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है? तो आंसर होगा आसवन, है ना। आगे प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन क्या होता है कि जिसके अवयव में संघटकों में जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। कम का मतलब मान के चलिए 42 डिग्री पर है, एगो 43 डिग्री पर है, तो इसका डिफरेंस है जो बहुत कम है, 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो पेट्रोलियम में इसका इसीलिए प्रयोग किया जाता है ना। पेट्रोलियम से पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, इस तरह के चीजों को अलग करने की जो विधि अपनाई जाती है उसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन, है ना। जैसे मिश्रण जिनके संघटकों में क्वथनांकों में बहुत कम अंतर है। मान के चलिए क्वथनांक क्या होता है? वह बिंदु जो जहां से वह क्वथनांक, वह बिंदु जहां से द्रव खौलने लगता है, उबलने लगता है, उसको कहते हैं खौलने या उबलने लगता है ना। उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस वो बहुत मिनिमम होगा। तो ऐसे जगह जो प्रयोग किया जाता है वो प्रभाजी आसवन। और जहां किया जाता है वो प्रश्न आया है पिछले कुछ सालों में कि पेट्रोलियम जैसे पदार्थों को अलग करने के लिए पेट्रोल, केरोसिन, डीजल इत्यादि को किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन, है ना। आगे बढ़ते हैं। भाप आसवन वही चीज है कि इस विधि द्वारा उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अविलय हैं, जल में अविलय हैं। भाप से गर्म करेंगे, वाष्पशील हो जाएगा और सामान्य ताप पर अपने अवयव में अपघटित हो जाता है, जैसे मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन और एथिल अल्कोहल, है ना। सामान्य ताप पर अवयव क्या अपघटित हो जाता है। इस तरह की चीजों को अलग करने के लिए भाप आसवन, मिथाइल अल्कोहल को अलग करने के लिए भाप आसवन, एसीटोन और एथिल अल्कोहल को एसोएथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इस तरह से चीजों को अलग करने के लिए भाप आसवन विधि। एक आ गया निस्पंदन। निस्पंदन यानी कि उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, है ना। निस्पंदन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया जो फिल्टर माध्यम का उपयोग करके ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ के मिश्रण को अलग करती है। अब मान के चलिए फिल्टर करना एक बेसिकली समझिए, चाय छानते उस तरह की चीजों को समझिए कि इसमें डालें तो नीचे छन के नीचे गिर गया, है ना। तो कह रहा है कि खनन में कीमती धातुओं को निकालने के लिए जो फिल्टर का प्रयोग करता है, बेल्ट फिल्टर, है ना, हेपा फिल्टर, है ना, इस तरह का जब प्रयोग करता है उसमें निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है ना। इस तरह से चीजों को अभी बेसिक चीजें समझते चलते हैं। अब एक नया लास्ट बचा है या एक और होगा शायद खत्म। तो विलवनीकरण, इसका मतलब क्या है? डाइलेनेशन, है ना। वह प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करके मीठे पानी में बदला जाता है। समुद्र से खारे पानी को उसको भी करना क्या होता है? विलवनीकरण कहते हैं, है ना। हमारा ये जो टॉपिक था, जो छोटी छोटी बातें, वो हमारा खत्म हो गया है ना। अगला टॉपिक जो लेकर के आएंगे इसे थोड़ा सा आगे का लेकर के आएंगे। हमने 9th और 10th के सब बेसिक चीजों को कंप्लीट किया है ना। चलिए आगे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू।